हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब जिस तरह आप सबको मालूम है कि एग्ज़ाम की डेट बहुत नज़दीक आ गई है, इसलिए अब इस सिचुएशन को देखते हुए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस में से 20 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किए गए हैं, जिसमें लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर होंगे, जो इम्पॉर्टेंट बहुत हैं एग्ज़ाम के बेस पे। एग्ज़ाम के लिए ये 20 क्वेश्चन और उसके साथ में उसका सलूशन आपके लिए पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जो बच्चे पूरी तैयारी कर रहे हैं वो अपना तैयारी करते रहें। अगर जो बच्चे नहीं पढ़े हैं या कम पढ़े हैं, उनके पास टाइम कम है, तो उनके लिए ये सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके कुछ लेक्चर होंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन कवर किया जाएगा। अगर आप 20 क्वेश्चन तैयार करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको एग्ज़ाम में पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के वो 20 क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के क्षेत्र, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये आपके एग्ज़ाम के एतबार से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर पढ़िए। इसमें फर्स्ट हेडिंग है दवा की खोज और डिज़ाइन, ड्रग डिस्कवरी एंड डिज़ाइन। इस क्षेत्र में नई दवाओं की खोज और विकास किया जाता है। वैज्ञानिक रोग के कारणों को समझकर उपयुक्त दवा अणुओं की पहचान करते हैं, मतलब ड्रग मॉलिक्यूल्स की पहचान करते हैं। संरचना गतिविधि संबंध के माध्यम से दवा की रासायनिक संरचना और उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट फॉर्म SAR का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। SAR का फुल फॉर्म लिखिए, तो आप उसमें लिखेंगे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। आगे देखते हैं, कंप्यूटर आधारित तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक प्रभावी और सुरक्षित दवाओं का निर्माण करना है। नेक्स्ट हेडिंग आप देखेंगे, दवाओं का संश्लेषण, मतलब ड्रग सिंथेसिस। इसमें दवाओं के निर्माण के लिए रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। API का फुल फॉर्म, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का संश्लेषण इस प्रक्रिया का मुख्य भाग होता है। प्रयोगशाला स्तर से औद्योगिक स्तर तक उत्पादन को बढ़ाया जाता है। आगे देखेंगे, संश्लेषण के दौरान शुद्धता, प्योरिटी और उपज पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह दवा उद्योग में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट हेडिंग, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में ADME का अध्ययन किया जाता है। ADME का मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। आगे देखेंगे, यह बताता है कि दवा शरीर में कैसे प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। मतलब दवा आप लेते हैं बाय माउथ, मुंह से, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब चयापचय होता है, फिर बाद में एक्सक्रीशन हो जाता है, बाहर निकल जाती है। फार्माकोडायनेमिक्स दवा के शरीर पर प्रभाव और क्रियाविधि को समझाता है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझाता है, या सही खुराक और दवा की प्रभावशीलता निर्धारित करने में मदद करता है। यह क्षेत्र दवा की सुरक्षा, सेफ्टी और प्रभाव, मतलब एफिकेसी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्ट आंसर में आ सकता है क्वेश्चन। इसका उद्देश्य दवाओं की गुणवत्ता, क्वालिटी, शुद्धता, प्योरिटी और शक्ति, मतलब पोटेंसी निश्चित करना है। इसमें विभिन्न विश्लेषणात्मक तकनीकों, मतलब एनालिटिकल टेक्निक का उपयोग किया जाता है। दवाओं को निर्धारित मानकों के अनुसार जांचा जाता है, मतलब क्वालिटी को देखा जाता है।
यह सुनिश्चित करता है कि दवा सुरक्षित और प्रभावी हो। फार्मास्यूटिकल उद्योग में यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है। नेक्स्ट हेडिंग आप देखेंगे, फार्मूलेशन विकास मतलब फार्मूलेशन डेवलपमेंट। इसमें दवा को उपयुक्त रूप मतलब डोजेस फॉर्म जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन में तैयार किया जाता है। दवा की स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी, घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी और जैव उपलब्धता बायोबिलिटी को ध्यान में रखा जाता है। सहायक पदार्थों का चयन भी महत्वपूर्ण होता है। सहायक पदार्थ मतलब एक्सिपिएंट्स। फॉर एग्जांपल अगर पैरासीटामॉल आपका बन रहा है तो पैरासीटामॉल पीसीएम के अलावा उस टैबलेट को बनाने के लिए जितनी चीज़ें आप यूज करेंगे उसको हम एक्सिपिएंट्स बोलते हैं, सहायक पदार्थ बोलते हैं। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एक टैबलेट का रूप टैबलेट में बन पाता है। अगर सिर्फ पैरासीटामॉल लेकर बनाया जाए तो टैबलेट का आकार नहीं दिया जा सकता। आगे देखेंगे, यह रोगी के लिए दवा को उपयोग में आसान बनाता है। कैसे आसान बनाता है? एक्सिपिएंट्स जो हैं, कभी कभी आप देखते होंगे टैबलेट, सिरप, कैप्सूल में कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जाती हैं जिससे पेशेंट को पीने में आसानी हो। टैबलेट में ऊपर कोटिंग कर दी जाती है जिससे उनको मेन जो प्रोडक्ट है उसकी महक ना आए, जिसे आसानी से खाया जा सके। आगे देखेंगे, यह क्षेत्र दवा की प्रभावशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हेडिंग, स्थिरता अध्ययन, स्टेबिलिटी स्टडीज। इसमें दवा की सेल्फ लाइफ और भंडारण स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब सेल्फ लाइफ, उस दवा का क्या लाइफ होती है, क्या लाइफ होनी चाहिए, और स्थितियों का, भंडारण स्थितियों का मतलब स्टोरेज कंडीशन, कि किस कंडीशन में टैबलेट को, सिरप को, कैप्सूल को स्टोर किया जाए जिससे वो खराब ना हो। तापमान, प्रकाश और नमी का दवा पर प्रभाव देखा जाता है। यह निर्धारित करता है कि दवा कितने समय तक सुरक्षित और प्रभावी रहेगी। अगर आप सही टेम्परेचर पे, सही लाइट में, सही नमी पर आप उस दवा को रखेंगे जो आइडियल बुक्स में दिया गया है, तब आपकी दवा ज़्यादा दिन तक चल सकती है, अच्छा काम कर सकती है, मतलब बायोबिलिटी उसकी अच्छी रहेगी। स्थिरता, आगे देखेंगे, स्थिरता परीक्षण के आधार पर एक्सपायरी डेट तय की जाती है। यह दवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट हेडिंग आप पढ़ेंगे, कंप्यूटेशनल रसायन मतलब कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। इसमें कंप्यूटर तकनीकों का उपयोग करके दवा अणुओं का अध्ययन किया जाता है। दवा और लक्ष्य के बीच संबंध की भविष्यवाणी की जाती है। वर्चुअल स्क्रीनिंग द्वारा संभावित दवाओं की पहचान की जाती है। यह समय और लागत दोनों को कम करता है। आधुनिक दवा अनुसंधान, मॉडर्न ड्रग रिसर्च में यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। महत्वपूर्ण क्षेत्र इसलिए है कि इसमें टाइम और कास्ट दोनों कम होते हैं, और कोई भी फैक्ट्री का मालिक होगा जिसे टाइम और कास्ट कम लगेगी तो उसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, इसलिए ज़्यादातर लोग इसको प्रिफर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका शार्ट क्वेश्चन में या कभी कभी लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ें। ये एग्ज़ाम के एतबार से इम्पॉर्टेंट है, आता भी है। अब हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, त्रुटि, एरर और उसके प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ एरर। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। त्रुटि किसी भी मापन में प्राप्त मान मतलब मेजर्ड वैल्यू और वास्तविक सही मान ट्रू वैल्यू के बीच का अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कोई सामान 1 kg लेकर आते हैं, आपको पता है कि वो 1 kg है, लेकिन आप कहीं और जाकर उसका मेज़रमेंट कराते हैं, 1 kg न रह के वो 900 ग्राम ही दिखता है, आपको मापन में मिलता है। आपका वो 100 ग्राम जो कम निकला है उसे हम त्रुटि कहेंगे।
सूत्र की बात करें, फार्मूला की, त्रुटि एरर बराबर मापित मान मतलब मेजर्ड वैल्यू माइनस वास्तविक मान। त्रुटि हर वैज्ञानिक मापन का स्वाभाविक हिस्सा है, क्योंकि कोई भी मापन पूर्णतः सटीक नहीं होता। इसलिए अब आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर की बात करें तो दो तरह की एरर आप यहाँ पे पढ़ेंगे। नंबर 1 व्यवस्थित त्रुटि मतलब सिस्टमैटिक एरर। नंबर 2 रैंडम एरर, जो आप आगे पढ़ेंगे। अभी सिस्टमैटिक एरर के बारे में देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। व्यवस्थित त्रुटि मतलब सिस्टमैटिक एरर वह त्रुटि है जो हर बार मापन में एक ही दिशा में मतलब सेम डायरेक्शन में और लगभग समान मात्रा में होती है। आगे देखेंगे, यह त्रुटि पूर्वानुमानित मतलब प्रिडिक्टेबल होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, सिस्टमैटिक एरर कैसी होती है? पूर्वानुमानित या इंग्लिश में प्रिडिक्टेबल होती है। इसे करेक्टेड, इसे सुधारा जा सकता है। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसे सुधारा जा सकता है। अब रैंडम एरर में जब देखेंगे तो उसे सुधारा नहीं जा सकता है। आगे देखेंगे विशेषताओं में, स्थिर और दोहराव योग परिणामों को एक ही दिशा में प्रभावित करती है। सही कैलिब्रेशन द्वारा कम या समाप्त की जा सकती है, मतलब इसे हम समाप्त कर सकते हैं, इस त्रुटि को समाप्त कर सकते हैं। आगे देखेंगे व्यवस्थित त्रुटि के कारण, मतलब व्यवस्थित त्रुटि किस किस कारणों से होती है। नंबर 1 व्यक्तिगत त्रुटि मतलब पर्सनल एरर। अब जैसे नाम से ही आपको लग रहा है, व्यक्ति के कारण जो त्रुटि आती है व्यक्तिगत त्रुटि। यह त्रुटि प्रयोगकर्ता की गलती के कारण होती है। कारण में देखेंगे गलत पढ़ना, दृष्टि दोष, अनुभव की कमी की वजह से भी हो सकता है। उदाहरण, मापक सिलेंडर को गलत कोण से पढ़ना। अब कोई भी मेजरमेंट, आप कोई सिलेंडर लेते हैं, मेजरिंग सिलेंडर, उसको आप सीधा पढ़ेंगे तो आपको मेजरिंग में दूसरा नंबर आएगा। अगर उसको आप तिरछा कर देते हैं या आप थोड़ा ऊंचे से देखते हैं, नीचे से देखते हैं, तब उसमें मेजरमेंट थोड़ा बहुत डिफरेंट दिख सकता है। नेक्स्ट हेडिंग आप पढ़ेंगे यंत्र त्रुटि मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर। यह त्रुटि मापन उपकरण में खराबी या दोष के कारण होती है। अगर कारण की बात करें तो खराब कैलिब्रेशन, यंत्र का घिस जाना, जीरो एरर शून्य त्रुटि। उदाहरण के तौर पर तराजू बैलेंस का जीरो सही न होना। तराजू में कभी कभी जीरो तो दिखता है लेकिन अंदर से वो जीरो नहीं होता है, इसकी वजह से त्रुटि आ सकती है। नेक्स्ट हेडिंग रासायनिक त्रुटि केमिकल एरर। यह त्रुटि रासायनिक अभिक्रियाओं या पदार्थ की शुद्धता से संबंधित होती है। कारण की बात करें तो अभिक्रिया का पूर्ण न होना, अशुद्ध अभिकारक मतलब इम्प्योर रीएजेंट, जो वहाँ पे रीएजेंट आप यूज कर रहे हैं वो अशुद्ध होकर होगा, तब आपकी त्रुटि आ सकती है। साइड रिएक्शन की बात करें, अगर कोई रिएक्शन आप लगाए हैं तो वहाँ पे नमी ज़्यादा है या उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में वो साइड से रिएक्शन कर सकता है, जिसमें आपकी त्रुटि आ सकती है। फॉर एग्जांपल टाइट्रेशन में इंडिकेटर का गलत चयन करना। टाइट्रेशन में होता क्या है, एक इंडिकेटर होता है, जो इंडिकेटर यूज किया जाता है वो अपने पॉइंट पर इंडिकेट करता है, मतलब कलर को चेंज कर देता है। अगर कोई दूसरा इंडिकेटर आप यूज करते हैं तो जिस पॉइंट पे इंडिकेटर इंडिकेट करने वाला था वो आगे पीछे हो सकता है, तो आपकी वैल्यू इधर उधर आ सकती है, त्रुटि आ सकती है। तो इसलिए इंडिकेटर को सही चयन करना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग विधि त्रुटि मेथड एरर। यह त्रुटि प्रयोग में अपनाई गई विधि की सीमाओं के कारण होती है। कारण की बात करें तो गलत विधि का चयन करना मतलब रॉन्ग मेथड सिलेक्शन। आइडियल बुक्स फार्माकोपिया में जो विधि आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप मेथड यूज करते हैं तो आपको त्रुटि नहीं आएगी। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि मेथड आप अलग चयन कर लेते हैं अपनी तरफ से, तो उसमें त्रुटि आ सकती है।
आगे देखेंगे, विधि की सटीकता कम होना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, कम सटीक विश्लेषण विधि का उपयोग करना। अब इसी प्रकार दूसरी त्रुटि आप पढ़ेंगे, यादृच्छिक त्रुटि। अभी तक व्यवस्थित त्रुटि पढ़ रहे थे, अब यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर पढ़ेंगे। इसमें आप परिभाषा देखेंगे तो यादृच्छिक त्रुटि मतलब रैंडम एरर वह त्रुटि है जो अनियमित और अनिश्चित होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का, रैंडम एरर कैसी होती है? अनियमित होती है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, रैंडम एरर डैश 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 होती है, तो यहाँ पे आप भरेंगे अनियमित, इर्रेगुलर होती है। यह हर मापन में अलग अलग मात्रा और दिशा में होती है। विशेषताएं की बात करें तो ये अनियंत्रित होती है, अनकंट्रोल होती है, अनिश्चित होती है, कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव होती है, पूरी तरह समाप्त नहीं की जा सकती। अब यहाँ पे रैंडम एरर के लिए एक क्वेश्चन बढ़िया बन सकता है, रैंडम एरर पूरी तरह से डैश 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 की जा सकती है, तो यहाँ पे आप भरेंगे समाप्त नहीं की जा सकती है। अब यहीं पे अगर व्यवस्थित के लिए अगर पूछा जाए तो वहाँ पे डैश डैश की जगह पे लिखेंगे समाप्त की जा सकती है। इसी में कारण की बात करें तो पर्यावरणीय परिवर्तन, तापमान, दाब में बदलाव, उपकरण की सूक्ष्म सीमाएं, ये कारण हो सकते हैं रैंडम एरर के। रैंडम एरर को कम करने के तरीके आगे देखेंगे। बार बार मापन, एक ही प्रयोग को कई बार दोहराया जाता है, सभी मापों का औसत लिया जाता है। औसत मतलब मीन लिया जाता है, एवरेज लिया जाता है, जो मीन आता है आपका उसको अगर आप लेते हैं तो उसमें त्रुटि कम होने के चांस होते हैं। लाभ की बात करें तो इससे त्रुटि का प्रभाव कम हो जाता है और परिणाम अधिक विश्वसनीय बनता है। औसत मीन का फार्मूला जो होता है, मीन इक्वल टू x1 + x2 + x3 डैश 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 xn आब्लिक n। n आपका नंबर है, जितने आप बार आप उसको मेज़र करेंगे उसको आप लिखेंगे ऊपर प्लस करके, और जितने बार करेंगे 10 बार कर रहे हैं तो आब्लिक करके 10 से डिवाइड कर देंगे, जो आपका आएगा वो मीन होगा। यह सही मान के अधिक निकट होता है अगर आप मीन निकालते हैं तो। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में मिल सकता है। व्यवस्थित त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि में डिफरेंस, अंतर दोनों में क्या होता है? छोटा क्वेश्चन है, 5-6 पॉइंट हैं, आप पढ़िएगा इसको अच्छे से, ये आ सकता है। प्रकृति के हिसाब से अगर देखेंगे तो सिस्टमेटिक एरर स्थिर कांस्टेंट होता है, जबकि रैंडम एरर अनियमित, इर्रेगुलर होता है। अगर दिशा के एतबार से देखें तो एक ही दिशा में सिस्टमेटिक एरर होता है, रैंडम एरर में बदलती रहती है। नियंत्रण के हिसाब से अगर देखें तो सिस्टमेटिक एरर को सुधारा जा सकता है, रैंडम एरर को पूरी तरह नहीं, थोड़ा बहुत सही किया जा सकता है, पूरी तरह सुधारा नहीं जा सकता। कारण की बात करें तो सिस्टमेटिक एरर यंत्र, व्यक्ति, विधि के कारण होता है, रैंडम एरर पर्यावरण, सूक्ष्म परिवर्तन के कारण होता है। अब समाधान की बात करें तो सिस्टमेटिक एरर कैलिब्रेशन के द्वारा समाधान किया जा सकता है, और रैंडम एरर की बात करें तो रिपीटेड मेजरमेंट के द्वारा किया जा सकता है। जब कई बार रिपीट करेंगे तो आप उसका मीन निकालेंगे तो उससे कुछ हद तक सही आप पहुंच सकते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आप देखेंगे, त्रुटि के स्रोत मतलब सोर्स ऑफ एरर, एरर कहाँ कहाँ से आ सकता है। नंबर 1 हेडिंग आप पढ़ेंगे, मानवीय त्रुटि। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से पढ़िए। यह त्रुटि प्रयोगकर्ता की गलती के कारण होती है। गलत रीडिंग लेना, ध्यान की कमी या अनुभव की कमी इसके मुख्य कारण हैं। दृष्टिकोण की गलती भी इसी में शामिल है। इसे सावधानी और प्रशिक्षण से कम किया जा सकता है, मतलब केयरफुलनेस और ट्रेनिंग के द्वारा इसे कम किया जा सकता है। नंबर 2, यंत्र त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल एरर। यह त्रुटि मापन यंत्र इंस्ट्रूमेंट की खराबी या दोष के कारण होती है। जीरो एरर, गलत कैलिब्रेशन और यंत्र का घिस जाना इसके कारण हैं।
अभी आप पढ़ चुके हैं थोड़ा सा। यह मापन को लगातार एक दिशा में प्रभावित करती है। नियमित कैलिब्रेशन और रखरखाव से इसे कम किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग आप पर्यावरणीय त्रुटि, इन्वायरमेंटल एरर। यह त्रुटि बाहरी परिस्थितियों, इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण होती है। तापमान, दाब, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता में बदलाव इसका कारण बनते हैं। ये कारक मापन की सटीकता को प्रभावित करते हैं। नियंत्रित वातावरण में प्रयोग करके इसे कम किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग सैद्धांतिक त्रुटि मतलब थ्योरेटिकल एरर। यह त्रुटि प्रयोग में उपयोग किए गए सिद्धांत या मान्यताओं की सीमाओं के कारण होती है। कई बार गणनाएं आदर्श स्थितियों पर आधारित होती हैं जो वास्तविकता से अलग होती हैं। गलत सूत्र मतलब फार्मूला या अनुमान भी इसका कारण बन सकते हैं। सूत्र अगर गलत आप निकालेंगे या लगाएंगे तो उससे आपका त्रुटि तो मिलना संभव है। आगे देखेंगे बेहतर मॉडल, बेटर मॉडल्स और सही सिद्धांत के उपयोग से इसे कम किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर त्रुटि। सॉफ्टवेयर त्रुटि यह त्रुटि कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की गलती के कारण होती है। कोडिंग एरर, बग, गलत एल्गोरिदम या डेटा प्रोसेसिंग में त्रुटि इसके कारण है। यह विशेष रूप से डिजिटल मापन में महत्वपूर्ण होती है। डिबगिंग और सही वैलिडेशन से इसे कम किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप पढ़ेंगे त्रुटि को कम करने के तरीके, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर। ये लॉन्ग आंसर में या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अभी आप रैंडम एरर के बारे में थोड़ा सा आप पढ़े थे, अब इसमें आप थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 उपकरण का अंशांकन, कैलिब्रेशन। अंशांकन मतलब कैलिब्रेशन का अर्थ है मापन यंत्र को मानक के अनुसार सही करना। समय समय पर कैलिब्रेशन करने से जीरो एरर और सिस्टमेटिक एरर कम होते हैं। यह मापन की सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ाता है। विशेषकर प्रयोगशालाओं में नियमित कैलिब्रेशन बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट हेडिंग आप पढ़ेंगे शुद्ध रासायनों का उपयोग मतलब यूज ऑफ प्योर केमिकल्स। जो आप केमिकल्स यूज कर रहे हैं वो प्योर होना चाहिए। अशुद्ध रासायन परिणामों में त्रुटि पैदा करते हैं। शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाले रासायनों का उपयोग सटीक परिणाम देता है। स्टैंडर्ड रिएजेंट्स मतलब मानक अभिकारक का प्रयोग अधिक विश्वसनीय होता है। इससे केमिकल एरर और रिएक्शन बेस्ड एरर कम होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप पढ़ेंगे प्रशिक्षित कर्मी, ट्रेंड पर्सनल। प्रशिक्षित, ट्रेंड और अनुभवी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति मापन में कम गलती करते हैं। वे सही तकनीक और उपकरणों का सही उपयोग जानते हैं। मानवीय त्रुटि को कम करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित प्रशिक्षण और अभ्यास में एक्यूरेसी बढ़ती है। अगर ट्रेनिंग, प्रशिक्षण अच्छे से हुई है, प्रैक्टिस अच्छी से हुई है, तब एक्यूरेसी बढ़ती है। नेक्स्ट हेडिंग आप पढ़ेंगे मानक विधियों का पालन, यूज ऑफ स्टैंडर्ड मेथड्स। मानक विधियां, स्टैंडर्ड मेथड्स वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित, वैलिडेटेड होती हैं। इनका पालन करने से परिणामों में एकरूपता आती है। आप कहीं भी आप करेंगे तो उसमें एकरूपता दिखेगी। गलत विधि, रॉन्ग मेथड से होने वाली त्रुटियां कम होती हैं। यह प्रयोगों को अधिक विश्वसनीय और पुनरुत्पादित बनाता है। इसमें से जो रेड कलर की हेडिंग आपको दिख रही है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में सिंगल आपको पूछा जा सकता है, और अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो आपको पूरा सिस्टम से लिखना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा लिखेंगे लेकिन पूरा लिखेंगे, जिससे आपको अच्छा नंबर आएगा। अब आगे आप पढ़ते हैं
नेक्स्ट हेडिंग आप पढ़ेंगे सार्थक अंक, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी परिभाषा आप देखेंगे तो सार्थक अंक वे अंक होते हैं जो किसी माप की सटीकता मतलब एक्यूरेसी को दर्शाते हैं। इनके उद्देश्य क्या होते हैं? माप की सटीकता बताना, गणना में सही परिणाम प्राप्त करना, वैज्ञानिक डेटा को विश्वसनीय बनाना, ये इनके उद्देश्य हैं। ये आपका 60 क्वेश्चन में आ सकता है। सार्थक अंक के बारे में लिखना, उसमें आप लिखेंगे, उद्देश्य लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे और उसके संकेत क्या होते हैं। सार्थक अंकों को पहचानने के लिए महत्वपूर्ण अंकों को देखा जाता है। आमतौर पर नॉन जीरो डिजिट और रेलिवेंट्स जीरोस ही सिग्निफिकेंस होते हैं। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस आप किसी नंबर में कैसे पता करेंगे सिग्निफिकेंस है या नहीं है, तो उसके लिए कुछ अभी रूल्स पढ़ेंगे। उसके पहले आप महत्व पढ़ लेते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। डेटा की सही व्याख्या में मदद करता है, रिपोर्टिंग में एकरूपता कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, वैज्ञानिक गणनाओं में त्रुटि कम करता है। अब इसके बाद हम रूल्स पढ़ेंगे। इसके कुछ रूल्स हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई डिजिट दी गई है, उसमें पूछा गया है सिग्निफिकेंट्स मतलब सार्थक अंक और नॉन सिग्निफिकेंट्स मतलब असार्थक अंक बताना है, तो आप आसानी से बता सकेंगे। नंबर 1 रूल्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स 1 से 9 तक हमेशा सिग्निफिकेंट सार्थक अंक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 245 अगर आपका दिया गया है तो इसमें 2, 4, 5 मिला के 3 सिग्निफिकेंट्स हो गए। अब नंबर 2 मिडिल जीरोज मतलब बीच में अगर आपका कहीं जीरो आता है तब वो क्या होता है, हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर बीच में कहीं जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट माना जाता है। फॉर एग्जांपल 2005 में 2 जीरो बीच में है लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। 2 भी है, जीरो भी है, जीरो भी है, 5 भी है, इस तरह कितने 4 सिग्निफिकेंट्स हो गए हैं। अगर इसी में पूछा जाता नॉन सिग्निफिकेंट्स कितने हैं तो यहाँ पे 0 होता। नेक्स्ट आप देखेंगे लीडिंग जीरोस शुरुआती शून्य, अगर किसी डिजिट के सामने किसी गिनती के सामने 0 है तो क्या सार्थक अंक होगा या असार्थक अंक हो गए। नॉन सिग्निफिकेंट्स असार्थक अंक होते हैं। फॉर एग्जांपल 0.000452 यहाँ पे सिग्निफिकेंट्स देखा गया, लीडिंग जीरो मतलब शुरुआती शून्य जो होंगे वो सार्थक अंक सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। सिग्निफिकेंट में 4, 5, 2 मतलब 3 सिग्निफिकेंट्स हुए और आपके नॉन सिग्निफिकेंट्स में 0, 0, 0 जो पहले के 0 हैं वो आपके नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट रूल आप देखेंगे डेसिमल के बाद एंडिंग जीरोज मतलब कहीं दशमलव लगा है उसके बाद एंडिंग जीरो क्या दिखाता है, सिग्निफिकेंट होते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 6.300, अगर 6.300 है तो यहाँ पे 6300 4 सिग्निफिकेंट्स होंगे। जीरो के बाद दशमलव के बाद कोई गिनती है 0 है तब उसको लिया जाता है। फिफ्थ डेसिमल के बिना एंडिंग जीरो मतलब यहाँ पे पढ़ेंगे डेसिमल के बिना एंडिंग जीरो जब तक एक्सप्लिसिटी ना बताया जाए। फॉर एग्जांपल 500 में अगर आप देखेंगे तो सिग्निफिकेंट्स कितने होंगे 1 मतलब एंडिंग जीरो को हम अगर डेसिमल नहीं है तो एंडिंग जीरो हम नहीं जोड़ेंगे सिग्निफिकेंट्स में। 500 में देखिए एक ही सिग्निफिकेंट है सिर्फ 5, नॉन सिग्निफिकेंट में 0, 0 बाद का 2 0 नॉन सिग्निफिकेंट में आ जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 0.00452 यहाँ पे आप देखेंगे सिग्निफिकेंट्स कितने हैं 452, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट्स हैं, नॉन सिग्निफिकेंट्स 0, 0, 0 3 नॉन सिग्निफिकेंट्स है। नेक्स्ट एग्जांपल 2001 में बीच का 0 है इसलिए लिया जाएगा 2001 मतलब 4 सिग्निफिकेंट्स हैं, नॉन सिग्निफिकेंट्स 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 0.03050 यहाँ पे सिग्निफिकेंट्स की बात करें तो 0.0 ये नहीं लिया जाएगा, 3050 लिया जाएगा। 4 सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट्स 2 हैं।
500 में सिग्निफिकेंस 1 है, बाद का 0 नहीं लिया जाता है, इसलिए नॉन सिग्निफिकेंस में जाएगा। 12.2300 में सिग्निफिकेंस यहाँ पे पॉइंट के बाद एंडिंग 0 लिया जाता है। 1 2 2 3 0 0 मतलब 6 सिग्निफिकेंस हैं, नॉन सिग्निफिकेंस 0 हैं। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे नॉन सिग्निफिकेंस फिगर, असार्थक अंक। परिभाषा आप देखेंगे, असार्थक अंक वे अंक होते हैं जो किसी माप की सटीकता को प्रभावित नहीं करते और केवल स्थान दिखाने के लिए होते हैं। उद्देश्य क्या होता है इनका? संख्या में दशमलव स्थान को दिखाना, माप को सही रूप में प्रस्तुत करना, गणना में अनावश्यक अंकों को पहचानना। संकेत क्या करते हैं? इंडिकेशन। ये अंक आमतौर पर शुरुआत में लीडिंग 0 या दशमलव के बिना अंत में एंडिंग 0 होते हैं। ये माप की सटीकता को नहीं बढ़ाते। महत्व क्या है इसका? सही सिग्निफिकेंस फिगर की पहचान में मदद, गणना में गलत सटीकता से बचाव, वैज्ञानिक डेटा को सरल और स्पष्ट बनाना होता है। अब इसमें रूल्स कुछ इसके हैं जो आप देखेंगे अभी। इसके पहले आप पढ़ भी चुके हैं। नॉन सिग्निफिकेंस असार्थक अंक होता है, लीडिंग 0 शुरुआती शून्य, मतलब 0.000 ये 3 जो हैं आपके असार्थक अंक हैं। डेसिमल के बिना एंडिंग 0, मगर डेसिमल नहीं है तो बाद का 0 जो होगा वो असार्थक अंक होगा। 500 में 1 सार्थक है, 2 असार्थक हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा 0.00452, इसमें दशमलव के बाद 0, दशमलव पहले 0, ये 3 नॉन सिग्निफिकेंट हो गए, 4 5 2 सिग्निफिकेंट्स हो गए। अब इसमें 0 0 नॉन सिग्निफिकेंट्स हो गया और 3050 सिग्निफिकेंट्स हो गए। 500 में 5 सिग्निफिकेंट हैं, 2 नॉन सिग्निफिकेंट्स हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आप पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल अशुद्धियाँ, मतलब फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप हेडिंग से आप पढ़ सकते हैं। अशुद्धियाँ वे अवांछित पदार्थ हैं जो दवा में पाए जाते हैं। ये निर्माण, भंडारण या कच्चे माल से आ सकती हैं। ये दवा की गुणवत्ता, क्वालिटी और सुरक्षा, सेफ्टी को प्रभावित करती हैं, मतलब मिसयूज करती हैं, दवा को खराब करती हैं। अशुद्धियाँ रासायनिक, भौतिक या जैविक हो सकती हैं। इनका नियंत्रण दवा की शुद्धता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पे स्रोत क्या क्या है इम्प्योरिटी के? नंबर 1 कच्चा माल। कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल, जो आप मेडिसिन बना रहे हैं उसमें जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं मेडिसिन बनाने के लिए, उससे आपका जो हो सकता है त्रुटि जो आती है उसको हम कच्चा माल के थ्रू आती है। नेक्स्ट निर्माण प्रक्रिया, अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें जो प्रक्रिया है उसके थ्रू अगर त्रुटि आती है तो वो हो सकता है आपका। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे भंडारण। अगर स्टोरेज में आपका रूम टेम्परेचर पे दवा रखना है, आप हाई टेम्परेचर पे रख दिए या लो टेम्परेचर पे रख दिए तो इस तरह से इम्प्योरिटी आ सकती है। नेक्स्ट पर्यावरण। पर्यावरण मतलब अगर रूम टेम्परेचर में आपको रखना है, आप बाहर रख दिए, पर्यावरण में हवा, डस्ट, धूल के कारण भी आ सकती है। इस तरह आपका त्रुटि आ सकती है। ये जो आप हेडिंग पढ़े हैं, अगर आप नियंत्रण अगर पूछ लिया जाए त्रुटि को नियंत्रण कैसे करेंगे तो इसी हेडिंग के ऊपर आप लिख सकते हैं। पर्यावरण को अच्छा करके सही सही जगह पे आप स्टोर करके स्टोरेज में, और बाकी चीज़ें जैसे आप पढ़े थे इसके पहले निर्माण प्रक्रिया, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब निर्माण जब कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अच्छा असुविधा दे के, मतलब सुविधा दे के आप उसको सही कर सकते हैं। और कच्चा माल सही खरीद कर, जिससे त्रुटि कम होगी तो उससे आप बचाया जा सकता है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, मतलब इम्प्योरिटी के कारण क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, प्रभाव क्या क्या पड़ सकता है। नंबर 1 विषाक्तता, टॉक्सिसिटी। कुछ अशुद्धियाँ शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। ये विषैले टॉक्सिक प्रभाव पैदा कर सकती हैं, रोगी की सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है, इसलिए इन्हें सीमित करना जरूरी होता है। सीमित करना बेहतर होता है जिससे हमारी टैबलेट और कैप्सूल और सिरप हमारे बॉडी में अच्छा काम कर सकें। नेक्स्ट 2 कम प्रभाव, रिड्यूस इफिकेसी। अगर आपके टैबलेट में, सिरप में, कैप्सूल में अगर अशुद्धियाँ हैं तो उसका इफिकेसी कम हो सकती है। अशुद्धियाँ दवा के प्रभाव को कम कर देती हैं।
दवा सही तरीके से काम नहीं करती, उपचार ट्रीटमेंट प्रभावित हो सकता है, इससे रोग ठीक होने में देरी होती है। वायबिलिटी कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसका असर कम हो जाएगा, जिससे मरीज देरी में सही होगा, लेट सही होगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कम सेल्फ लाइफ। अशुद्धियाँ दवा की स्थिरता स्टेबिलिटी को कम करती हैं। अशुद्धियाँ दवा की स्थिरता स्टेबिलिटी को कम करती हैं। दवा जल्दी खराब हो जाती है, इससे सेल्फ लाइफ घट जाती है। लंबे समय तक दवा सुरक्षित नहीं रहती है। जब दवा सुरक्षित नहीं रहती है, एक्सपायरी से पहले उसकी वायबिलिटी अगर घट गई है तो आप उसको पिएंगे भी, लेकिन उसका रिस्पांस पूरा नहीं आएगा। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। अशुद्धियाँ दवा के रंग, गंध और बनावट को बदल सकती हैं। यह दवा की गुणवत्ता को खराब दिखाता है। रोगी का भरोसा कम हो सकता है। यह स्टोरेज और स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। इस तरह आप ये क्वेश्चन स्टार्ट क्वेश्चन में आ सकता है, आप इसे अच्छे से लिखिए और बढ़िया नंबर पाइए। अब हम नियंत्रण की बात करें, कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो नंबर 1 पर आप लिख सकते हैं शुद्ध कच्चा माल। कच्चा माल जो लिया जाए उसमें बनाने के लिए उसको शुद्ध लाया जाए, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। सेकंड हेडिंग गुणवत्ता परीक्षण, मतलब क्वालिटी टेस्टिंग, जो उसकी टेस्टिंग है वो क्वालिटी टेस्टिंग होनी चाहिए, जिससे आपका अशुद्धि कम हो सकती है। और नेक्स्ट देखेंगे तो उचित भंडारण, प्रॉपर स्टोरेज, मतलब सही स्टोरेज, सही नमी, सही टेम्परेचर, सही प्रकाश पर अगर आप स्टोरेज करते हैं तो आपकी दवा सही रहेगी, इम्प्योरिटी त्रुटि नहीं आएगी। इस लेक्चर के थंबनेल पर ऊपर पार्ट 1 लिखा मिलेगा आपको, और इसके आगे का जो क्वेश्चन आंसर होगा, सलूशन होगा, उसमें जब आप थंबनेल देखेंगे तो पार्ट 2 करके लिखा होगा, उसके आगे फिर पार्ट 3 करके लिखा होगा। इस तरह आपको 20 क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें।